USB BSTC एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज का सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक। इस विषय में 7 विषय वस्तु दी गई है जिसका हम अध्ययन करेंगे। पहला है विद्यालय की संकल्पना, दूसरा शिक्षा संचालन व्यवस्था, तीसरा विद्यालय के प्रकार, चौथा विद्यालय संस्कृति और परिवेश, पांचवा शिक्षा का नीति शास्त्र, छठा शिक्षक का व्यक्तित्व, सातवां शिक्षक एवं अनुसंधान। हमारा आज का टॉपिक है विद्यालय की संकल्पना। इसके अंतर्गत हम इसकी भूमिका पर नज़र डालेंगे कि विद्यालय संगठन में किन किन आवश्यक वस्तुओं, उपकरण और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। विद्यालय केवल भवन से संबंधित नहीं है। विद्यालय को चलाने के लिए अनेक चीज़ों का, अनेक उपकरणों का, अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें छात्र, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य व्यक्ति विद्यालयों की क्रियाओं को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानविक संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना विद्यालय संगठन कहलाता है। विद्यालय समाज में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का वह केंद्र है जो बालक के जीवन का निर्धारण करता है। विद्यालय संगठन को एक ऐसी साधना के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि अभिष्ट शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। अर्थात विद्यालय में ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि केवल विद्यालय पढ़ने से संबंधित ना हो, उसमें कुछ शैक्षिक उद्देश्य हो कि व्यक्ति कुछ बनकर आगे बढ़ सके। हमें विद्यालय की संकल्पना मानवीय, भौतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों के संदर्भ में देखनी होगी। तभी विद्यार्थी शिक्षक को समग्र रूप में समझ सकेगा। एक अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि विद्यालय की विवेचना दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक आधारों के आधार पर की जा सकती है। अध्यापक यह भी जाने कि विद्यालय अधोसंरचना तथा कक्ष, मैदान, उपकरण आदि, साथ ही एक प्रभावी विद्यालय की विशेषताओं का विश्लेषण भी समीचीन होगा। अर्थात विद्यालय के अंदर केवल छात्र और अध्यापकों का रोल नहीं माना जाता, उसके अंतर्गत छात्र, अध्यापकों के साथ साथ निरीक्षक एवं उसको संचालित करने वाले सभी व्यक्ति, उपकरण, कक्ष, मैदान, उन छोटी छोटी चीज़ों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है जिससे विद्यालय का संगठन मजबूत हो सके, उसकी संरचना सही ढंग से बन सके। आगे देखेंगे इसका विश्लेषण सामाजिक स्तरीय, परिणामात्मक, विश्वसनीयता तथा विकासात्मकता को आधार मानकर करना होगा। विद्यार्थी एवं शिक्षकों का कल्याण आज ही महत्व आवश्यक है। अतः शिक्षक को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को भी इस इकाई में समाहित किया जा गया है। विद्यालय को एक लघु समाज के रूप में माना गया है। अर्थात विद्यालय में केवल पाठ्यक्रम से संबंधित ही शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो कल्याणकारी और अन्य आवश्यक बातें हैं जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, उनका भी उनको ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय की संकल्पना के
उद्देश्य। विद्यालय की संकल्पना के निम्न उद्देश्य माने गए हैं। पहला है विद्यालय के महत्व को जानना कि विद्यालय का क्या क्या महत्व है। दूसरा, विद्यालय के उद्देश्यों को जानना, अर्थात विद्यालय के में रहकर किन उद्देश्यों को की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा, विद्यालय की संकल्पना को मानवीय, भौतिक, वित्तीय, प्रशासनिक संदर्भ में जानना। चौथा, प्रभावी विद्यालय विशेषताएं, सामाजिक स्तरीयता, विश्वसनीयता, विकासात्मकता को जानना। पांचवा, विद्यालय की अधोसंरचना, दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आधार को जानना। वीडियो को देखकर उसके नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने पिताजी का नाम ज़रूर डालें। इससे ही आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछली क्लास में हमने पढ़ा विद्यालय की संकल्पना, उसकी भूमिका, विद्यालय की संकल्पना के उद्देश्य। अब हम आगे विद्यालय की आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने से पहले विद्यालय की आवश्यकता, उसके संगठन को समझना जरूरी होगा। भारत सैकड़ों वर्ष की गुलामी की बेड़ियों को सन 1947 में तोड़ने में समर्थ हुआ। स्वतंत्र होने के बाद उसके सामने विभिन्न विचार आए। उसने राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र को ग्रहण किया और इसके साथ सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रजातंत्रात्मक दृष्टिकोण ग्रहण करने हेतु प्रयास करना आरंभ किया। इस प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण को ग्रहण करने के लिए यह आवश्यकता महसूस हुई कि प्रजातंत्रात्मक समाज में उसके शिक्षालयों का रूप भी इसी दृष्टिकोण के अनुरूप हो। जैसा कि स्पष्ट है, जैसा समाज होगा वैसा ही स्कूल होगा और जैसा स्कूल होगा वैसा ही उसके छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, शिक्षालय समाज की एक संस्था है जिसके द्वारा उसके साध्यों की पूर्ति की जाती है। समाधान मूल तत्वों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनमें पहला है संगठन के द्वारा ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना जिससे शिक्षालयों का सामान्य रूप से कार्य चल सके। दूसरा, शिक्षालय में विभिन्न परीक्षणों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। तीसरा, शिक्षालय के विभिन्न तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संगठन द्वारा मानवीय तत्व अर्थात प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, अभिभावक तथा दूसरे संबंधित अधिकारियों में समन्वय स्थापित करना। दूसरी ओर शैक्षिक साधनों, भवन, वित्त, खेलकूद के मैदान, फर्नीचर आदि को भी इसी प्रकार सुव्यवस्थित किया जाए जिससे मानवीय तथा भौतिक तत्वों में सामंजस्य स्थापित हो सके और मानवीय तत्व समाज के आदर्शों तथा विचारों के अनुकूल उपयोग कर सकें। चौथा है, शिक्षक के संगठन द्वारा ऐसे वातावरण प्रदान किया जाए जिससे कि वह अपने छात्रों की उन्नति के लिए शैक्षिक सुविधाओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त कर सके। हम देखेंगे विद्यालय की आवश्यकता में गुरु और शिष्यों के सामंजस्य से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात विद्यालय अपने किसी न किसी रूप में यह हर युग में विद्यमान रहे और अपनी आवश्यकता का अनुभव करते हैं। वैदिक काल से पूर्व विद्यालयों का अस्तित्व प्राय नहीं था। वैदिक काल में गुरुकुल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए शिष्य अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास करते हुए व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः विद्यालय की आवश्यकता केवल सीमित वर्ग के लिए ही थी। अब हम विद्यालय की आवश्यकताओं के बाद विद्यालय
की आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोण को समझेंगे, जिनमें पहला है छात्रों के दृष्टिकोण, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, संज्ञात्मक, भावात्मक विकास करने से है। आज युवाओं को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के संज्ञात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों को छात्रों के विकास के लिए आयोजित किया जाता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन बालक के बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए किया गया है। विभिन्न शैक्षिक प्रवृत्तियों, प्रार्थना सभा, वाद विवाद, रचनात्मक, शनिवार्य प्रवृत्तियाँ, खेलकूद, एनसीसी, स्काउट आदि के आयोजन में इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक का समग्र विकास किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों के विकास की दृष्टि से शैक्षिक प्रवृत्तियाँ अनिवार्य है। छात्रों की दृष्टि से इसका अभिप्राय है कि बच्चों को केवल शैक्षिक विधियों के अलावा भी अशैक्षिक प्रवृत्तियों का भी विकास किया जाए, ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो, वह हर क्षेत्र में आगे रहे। दूसरा है अभिभावक के दृष्टिकोण में। प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से यह अपेक्षा करता है कि उसका बालक उसकी आयु के अनुसार विकास करे। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में विद्यालयों के सम्मुख यह संकट है कि उनका बालक अन्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ बने। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता स्पष्ट होती है। थर्ड पॉइंट है समाज के दृष्टिकोण से। विद्यालय एवं समाज के वातावरण में अंतर होना नहीं चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियों आयोजित हो जिनसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बालक तैयार हो सके। समाज सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। बालक का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो उपयुक्त गुणों से संपन्न हो। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आशय व्यक्ति का स्वयं के साथ साथ समाज का और राष्ट्र का विकास करने का है, कि व्यक्ति खुद के साथ समाज का भी विकास करे तथा साथ साथ राष्ट्र का भी विकास करे। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं। सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तथा जो अमेरिका में तहलका मच गया। वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए शिक्षाविदों को आगाह किया कि विद्यालयों को सुधारो ताकि हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकें। विकसित देश इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रमी, योग्य, अप्रतिम नागरिक पैदा किए। यह तभी संभव हो सकता है जबकि वहाँ उन्नत प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाए। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विद्यालयों की महत्व आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।